आज हम आकर्षण, आत्मविश्वास और रिश्तों के इस जटिल जाल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। बिल्कुल, एक ब्लॉग पोस्ट है, एक साइकोलॉजी लेख है, एक रेडिट थ्रेड भी है और कुछ वैज्ञानिक अध्ययन और अकादमिक लेख भी, मतलब काफी अलग अलग दृष्टिकोण हैं। सही। तो हमारा मिशन क्या है? इन सभी अलग अलग और कभी कभी विरोधाभासी दृष्टिकोणों से सबसे जरूरी बातें निकालना और ये समझना कि सतही आकर्षण से आगे बढ़कर एक गहरा और सार्थक कनेक्शन कैसे बनाया जाए। तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो वो पहली चिंगारी, आकर्षण, हाँ, कहाँ से शुरू करें? हमारे पास एक साइंस अलर्ट का लेख है जिसमें कई स्टडीज का जिक्र है। ओके। और कुछ बातें तो वैसी ही हैं जैसी हम उम्मीद करते हैं, पर कुछ थोड़ी हैरान करने वाली भी हैं। जैसे थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, जिसे हेवी स्टबल कहा गया, उसे सबसे आकर्षक माना गया। ये तो मैंने सुना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हल्की मांसपेशियों वाले पुरुषों को लंबी अवधि के रिश्तों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। अच्छा, और ज्यादा मसल्स वाले? वो शायद अल्पकालिक संबंधों के लिए ज्यादा आकर्षक लगे। और इसमें हैसियत का भी जिक्र है, जो हमेशा से एक विवादास्पद विषय रहा है। हाँ, स्टडीज कहती हैं कि ऊंची हैसियत का प्रदर्शन, जैसे एक लग्जरी अपार्टमेंट या अच्छी कार, आकर्षण को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि लाल रंग पहनने को भी आकर्षक माना गया है। और उम्र का भी एक पहलू है, जिसे जॉर्ज क्लूनी इफेक्ट का नाम दिया गया है। मतलब थोड़ा बड़ा दिखना भी आकर्षक हो सकता है। एक मिनट रुकिए, यहीं पर मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ ये अध्ययन कह रहे हैं कि अच्छी कार या हैसियत जैसी चीजें दिखाना आकर्षक है, लेकिन हमारे पास एक और स्रोत है, स्किल ऑफ अट्रैक्शन ब्लॉग, जो कहता है कि पैसा और अच्छा दिखना जरूरी नहीं है। तो क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को काट नहीं रहे? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर हमें सतह के नीचे देखना होगा। ओके। देखिए, विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से ये बाहरी संकेत, हैसियत, उम्र, ये सब संसाधन, परिपक्वता, इन चीजों का प्रतीक हो सकते हैं। एक तरह का शॉर्टकट है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। स्किल ऑफ अट्रैक्शन ब्लॉग जब कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। अच्छा। वो एक आकर्षक वाइब और मर्दाना फ्रेम की बात करता है। और ये मर्दाना फ्रेम क्या है? मुझे ये शब्द थोड़ा अस्पष्ट सा लगा। बिल्कुल, और ये है भी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोचिंग समुदाय का शब्दजाल है। स्रोत के अनुसार इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत दिखना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ़ रहना है। मतलब अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। हाँ, नेतृत्व करना और बाहरी दबाव या दूसरे की राय में बहना जाना। तो लग्जरी कार सिर्फ एक कार नहीं है, वो इस बात का संकेत हो सकती है कि व्यक्ति सक्षम और सफल है। बिल्कुल, फ्रेम उस आंतरिक शक्ति का नाम है, इसलिए आप बिना महंगी कार के भी वो फ्रेम रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आकर्षण बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक गुणों के बारे में है। सही पकड़ा। ये बात हमारे एक और स्रोत से मेल खाती है, ले सीक्रेट क्लब का एक लेख, जिसका तर्क है कि सबसे आकर्षक लोग हमेशा दिलचस्प होते हैं। ये सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है। हाँ, और वो इसे बहुत ही व्यावहारिक चीजों में तोड़ता है, जैसे अच्छी महक। राइट। ये सिर्फ महंगे परफ्यूम के बारे में नहीं है, बल्कि स्वच्छता, अच्छे खान पान और आत्मविश्वास से आने वाली एक पूरी ऊर्जा के बारे में है। और शौक होना। हाँ, शौक होना। जब किसी व्यक्ति के अपने जुनून होते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, पेंटिंग हो, तो वो स्वतंत्र और उत्साही लगता है। ये दिखाता है कि उसका अपना एक जीवन है जो किसी और पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल, मुझे ये विचार बहुत पसंद आया कि किसी चीज में विशेषज्ञता होना भी आकर्षक है। जैसे चाहे वो वाइन हो, इतिहास हो या फिल्में, किसी विषय का गहरा ज्ञान आपको अपने आप में दिलचस्प बना देता है। सही बात है। बातचीत को आप कहाँ से हैं से कहीं आगे ले जाता है। हाँ। अचानक आपके पास साझा करने के लिए कहानियां और दृष्टिकोण होते हैं, और ये सब एक साथ मिलकर उस आकर्षक वाइब को बनाते हैं। तो अगर मिसेस समेटें, तो पहली नजर का आकर्षण भले दाढ़ी या लाल शर्ट से शुरू हो, लेकिन असली चुंबकीय आकर्षण तब आता है जब कोई व्यक्ति दिलचस्प होता है। लेकिन दिलचस्प होने के लिए आपको पहले अपने आप में सहज होना होगा, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर आत्मविश्वास की भूमिका आती है, शायद इन सब में सबसे जरूरी कड़ी। हाँ, क्योंकि लगभग हर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि आत्मविश्वास शायद सबसे आकर्षक गुण है। पर ये कहना आसान है।
बिना मुश्किल वास्तविक आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए। हमारे पास एक रेडिट थ्रेड और काम ऐप का एक लेख है जो इस पर बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। एक बड़ा हिस्सा मानसिकता में बदलाव का है। बिल्कुल। रेडिट पर एक यूजर ने बहुत गहरी बात कही। कौन सी? दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये वास्तव में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। वाह, ये तो पूरा परिप्रेक्ष्य ही बदल देता है ना? जब आप अपनी कीमत दूसरों की मंजूरी पर आधारित करना बंद कर देते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। काम आपका लेख भी सकारात्मक आत्मचर्चा की बात करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, मैं ये नहीं कर सकता को मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा से बदलना। और अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाना, ये भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने पर खुद की सराहना करना, ये आत्मविश्वास की नींव को ईंट दर ईंट बनाने जैसा है। लेकिन ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास कार्यों से बनता है। हमारे स्रोत कुछ एक्शन ओरिएंटेड सुझाव देते हैं। पहला और सबसे बुनियादी है अपना ख्याल रखना। पर्याप्त नींद, अच्छा खाना और व्यायाम। हाँ, जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। रेडिट पर एक यूजर ने जो बात साझा की वो मेरे दिमाग में अटक गई। क्या? उसने कहा कि मुश्किल काम करने से, जिनमें वो रोया भी, उसे एहसास हुआ कि वो टूट नहीं सकता। ये वास्तव में एक शक्तिशाली विचार है ना? ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये मुश्किलों का सामना करके ये जानने के बारे में है कि आप उससे ज्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते थे। और इसी से जुड़ा है अपने मूल्यों और सीमाओं पर टिके रहना। जब आप जानते हैं कि आप क्या मानते हैं और आप उन सीमाओं का सम्मान करते हैं, जब आप नहीं कहना सीखते हैं, तो ये आत्मसम्मान बनाता है। और आत्मसम्मान ही सच्चे आत्मविश्वास की जड़ है। वही मर्दाना फ्रेम जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा, वही है ये। एक और बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आया, आउट ऑफ योर हेड होना। मतलब बातचीत के दौरान खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जैसे मैं क्या कहूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति में वास्तविक रुचि दिखाना। हाँ, रेडिट पर एक टिप्पणीकार ने इसकी तुलना एक एक्टर से की जो मंच पर खुद को भूलकर अपने साथी कलाकार पर ध्यान देता है। ये लगभग एक दिमागी चाल की तरह है। बिल्कुल। जब आप दूसरे व्यक्ति की कहानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आपके पास अपनी असुरक्षाओं के बारे में चिंता करने का समय ही नहीं होता। और ये सीधे तौर पर कनेक्शन बनाने से जुड़ता है। कैसे? एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए वो दूसरे को सुनने और समझने के लिए स्वतंत्र होता है। तो मान लीजिए कि आकर्षण और आत्मविश्वास स्थापित हो गया, अब आप एक वास्तविक गहरा संबंध कैसे बनाते हैं? और यहीं पर हमारे स्रोत सबसे ज्यादा अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हाँ, यहाँ चीजें जटिल हो जाती हैं। बिल्कुल। स्किल ऑफ अट्रैक्शन ब्लॉग कुछ आम गलतियों को सूचीबद्ध करता है जो पुरुष करते हैं, और ये दृष्टिकोण सच कहूं तो थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। हाँ, लग सकता है। जैसे उनका कहना है कि बहुत ज्यादा अच्छा लड़का बनना एक गलती है। वही, उनका कहना है कि महिलाएं सम्मान और प्रशंसा चाहती हैं, जो अक्सर उन पुरुषों के लिए होता है जो खुद को पहले रखते हैं। मैं समझता हूँ कि स्रोत का इरादा आत्मसम्मान पर जोर देना है, लेकिन अच्छा लड़का वाक्यांश ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि दयालु होना और सीमाएं निर्धारित करना दो अलग अलग चीजें हैं? सही पॉइंट है। आप एक अच्छा इंसान हो सकते हैं जो दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। बिल्कुल। मुझे चिंता है कि इस तरह की सलाह को गलत समझा जा सकता है और ये किसी को स्वार्थी या असंवेदनशील बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ये एक अच्छा मुद्दा है। ब्लॉग आगे कहता है कि अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी साझा करना रहस्य खत्म कर देता है और इसे उबाऊ बना देता है, या सारी शक्ति महिला को दे देना। हाँ, और उनका तर्क है कि महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान नहीं करती जिन्हें भी नियंत्रित कर सकती हैं। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। बिल्कुल। तो ये एक तरह की एक गेम या रणनीति जैसा लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण है और ये सोचने वाली बात है कि क्या यह दृष्टिकोण एक स्वस्थ बराबरी के रिश्ते की नींव रख सकता है, या ये सिर्फ एक पावर डायनामिक बनाने के बारे में है जो लंबे समय में थकाऊ और अप्रामाणिक महसूस हो सकता है। बिल्कुल। हमारे अन्य स्रोत एक बिल्कुल अलग, ज्यादा सहयोगी मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो दो प्रमुख कौशलों पर आधारित है, सक्रिय सुनना और भेद्यता। हाँ, गेम खेलने के बजाय प्रामाणिक कनेक्शन बनाने के बारे में। तो चाहिए सक्रिय सुनने की बात करते हैं। वेरी वेल माइंड का मनोविज्ञान लेख बहुत अच्छे से बताता है कि ये सिर्फ चुप रहने से कहीं ज्यादा है। पहली तकनीक है पूरी तरह से उपस्थित रहना, मतलब फोन दूर रखना। हाँ,
अपने दिमाग में अगला जवाब तैयार न करना और अपना पूरा ध्यान बोलने वाले पर केंद्रित करना। और सिर्फ शब्दों पर ही नहीं बल्कि गैर मौखिक संकेतों पर भी ध्यान देना। बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, ये सब मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। लेख में कहा गया है कि हमारा लगभग 65% संचार अशाब्दिक होता है। सच में? हाँ। क्या वे आंख मिला रहे हैं, क्या उनके कंधे झुके हुए हैं, ये सब जानकारी के महत्वपूर्ण टुकड़े हैं। और फिर सवाल पूछने का तरीका आता है, खुले सिरे वाले प्रश्न पूछना। हाँ या ना वाले सवालों से बचना। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और बताएं, या उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? जैसे सवाल बातचीत को गहराई देते हैं और दिखाते हैं कि आप सच में रुचि रखते हैं। शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक जो सुना है उसे प्रतिबिंबित करना है। मतलब कही गई बात को अपने शब्दों में दोहराना। हाँ, जैसे तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि आप अपने काम से निराश हैं क्योंकि आपको रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप सुन रहे थे, बल्कि ये भी कि आप समझ रहे थे। और ये सामने वाले को एक वैलिडेशन की भावना देता है कि उनकी भावनाओं को समझा और स्वीकार किया गया है। ये सब धैर्य और बिना किसी निर्णय के सुनने के साथ आता है। बिल्कुल। एक अच्छा श्रोता सलाह देने या समाधान खोजने के लिए नहीं कूदता, बल्कि समझने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाता है। और ये सुरक्षित स्थान बनाना सीधे तौर पर हमारे अंतिम विषय से जुड़ता है, भेद्यता। हाँ, वल्नरेबिलिटी। हमारे पास जो अकादमिक लेख है वो बताता है कि इसका मतलब सिर्फ अपनी पसंद नापसंद बताना नहीं है। तो फिर क्या है? सरल शब्दों में इसका मतलब है अपनी ढाल नीचे रखना और किसी को ये देखने देना कि आप अंदर से वास्तव में कौन हैं, अपनी चिंताओं, अपने डरों और अपनी उम्मीदों के साथ। तो यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक स्रोत कह रहा है कि अपनी भावनाओं को छिपाकर एक रहस्य बनाए रखो, और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि भेद्यता से ही गहरा संबंध बनता है। इन दोनों को एक साथ कैसे समझा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। शायद असली कला ये जानने में है कि कब और किसके साथ कमजोर होना है। अच्छा, तो ये समय और व्यक्ति पर निर्भर करता है। हाँ, शुरुआती आकर्षण शायद उस रहस्य और आत्मविश्वास से बनता है जिसके बारे में स्किल ऑफ अट्रैक्शन ब्लॉग बात करता है। आप पहली डेट पर अपनी सारी असुरक्षाएं नहीं बताते, जाहिर है, लेकिन एक स्थायी गहरा संबंध उस भरोसे पर बनता है जो समय के साथ भेद्यता से आता है। जब एक साथी अपनी भावनाओं को साझा करने का जोखिम उठाता है और दूसरा उसे सम्मान और समझ के साथ स्वीकार करता है, तभी विश्वास और इमोशनल इंटीमेसी पैदा होती है। तो भेद्यता एक तरह का निवेश है। आप भावनात्मक जोखिम उठाते हैं और बदले में आपको एक मजबूत बंधन मिलता है। बिल्कुल। लेख बताता है कि यह प्रामाणिकता की ओर ले जाता है। जब आप शर्म से मुक्त होते हैं तो आप बिना किसी डर के मुश्किल बातचीत भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ अच्छी बातें साझा करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि अप्रिय मामलों पर भी खुलकर बात करने के बारे में है। स्रोत में एक अध्ययन का जिक्र है। हाँ, जिसमें पाया गया कि जो महिलाएं अपने स्वास्थ्य संबंधी डर अपने साथी के साथ साझा करती थी, उन्हें गहरा समर्थन और जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने एक जोखिम उठाया और बदले में उन्हें एक मजबूत रिश्ता मिला। हाँ, यह उस गेम वाले दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है जो भावनाओं को छिपाने और एक मुखौटा पहनने की सलाह देता है। तो आज की हमारी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि आकर्षण की शुरुआत अक्सर बाहरी संकेतों से हो सकती है, लेकिन असली और स्थायी आकर्षण एक दिलचस्प व्यक्ति होने से आता है, जिसके पास अपने जुनून और गहरा ज्ञान हो। और उस दिलचस्प व्यक्ति की नींव आत्मविश्वास पर टिकी होती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो मुश्किलों का सामना करने, खुद का सम्मान करने और अपने मूल्यों पर खरा उतरने से बनता है, न कि दूसरों की मंजूरी से। बिल्कुल। अंततः एक गहरा संबंध सिर्फ आकर्षण या आत्मविश्वास पर नहीं टिकता। नहीं, यह सक्रिय रूप से सुनने और प्रामाणिक रूप से देखे जाने के लिए पर्याप्त रूप से कमजोर होने जैसे कौशलों पर बनता है, जो विश्वास और सच्ची अंतरंगता की नींव रखते हैं। इन सभी स्रोतों पर विचार करने के बाद एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। क्या एक स्थायी संबंध बनाने की कला एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखता है, जिसमें समय, धैर्य और सही तकनीक की जरूरत होती है? हाँ, या ये पूरी तरह से भाग्य और सही व्यक्ति को खोजने की एक जादुई प्रक्रिया पर निर्भर करता है? एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।